नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर हम पहाड़ी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि रूठा हुआ है मुझसे इस बात पे जमाना, रूठा हुआ है मुझसे इस बात पे जमाना, मेरी फितरत में नहीं था सर झुकाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका स्वागत सभी दर्शकों का। और अब मुद्दे पे आते हैं। ओपीएस पर संकट, ये क्या मामला है जी? चुनाव का मौका है, नज़दीक है सब कुछ, और ये नई चीज़ क्या है? जब्त करवाएंगे जमानत, ये किसने कहा है और किसके? 4 जून तक छुट्टियां। राजेश, पहले हमारे पास कुछ कम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी जैसे ही हम कार्यक्रम करने के लिए बढ़े, इन्फॉर्मेशन पाइल अप हो रही है। मतलब हो सकता है कि जब हम आपके लिए अभी आंकड़ा लेकर बैठे हैं, जब तक हम इस पर चर्चा करेंगे ये और बड़ा हो जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आग में जिंदा जला, इसके अतिरिक्त भी जलने के अलावा भी कोई मौत हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। राजेश, पहला प्रश्न, पहला सेगमेंट है भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी हिमाचल में बहुत हिट है, बहुत पसंद, क्योंकि अक्सर आते जाते रहते हैं। आज हिमाचल में चुनाव प्रचार को पहुंचे राजेश। पीछे इनका वो कैंसिल हो गया था, कैंसिल क्या हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, प्रधानमंत्री आए थे समय पे जी। इन्होंने ना केवल कांग्रेस की खबर ली, चुनाव का मौका है तो सही है, साथ ही साथ एक और कंस्ट्रक्टिव काम किया इन्होंने, जो हिमाचल के लिए इनके विभाग की तरफ से मदद हुई है जी, उसके आंकड़े भी सबके सामने रखे। राजेश, अपने ही अंदाज में आए गडकरी नजर, जैसे कि वो हमेशा है ना जी, छलकते हैं बिल्कुल कि हाँ ये आदमी दिल से बोल रहा है। क्या क्या कहा उन्होंने जी? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के आखिरी चरण की बात करें तो आज कल पूरी तरह से प्रचार बंद हो जाएगा। और आज अगर देखें तो उससे पहले केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के लिए 2 संसदीय सीटों पे आज प्रचार उन्होंने किया। 2 जनसभाएं थी। पहली जनसभा थी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत कुटलहड़ में, और कुटलहड़ में हो रहा है साथ ही साथ विधानसभा का उपचुनाव भी। यहां से फिर नितिन गडकरी ने रुख किया कुल्लू की तरफ, जहां कुल्लू के आनी में इनके लिए जनसभा थी। बड़ी बात यह है कि इन्होंने केंद्रीय योजनाएं तो गिनाई। कांग्रेस सरकार ने पिछले या उससे पहले के जो मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी, उस सरकार में किस तरह से घोटाले हुए थे देश भर में, उसका जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही साथ 10 साल के भीतर किस तरह से एनडीए की सरकार ने देश में व्यवस्था बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस चीज का जिक्र उन्होंने किया। 4 लेन गिनाए उन्होंने, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के काम रफ्तार पकड़ रहे हैं, उस चीज का जिक्र किया। और बड़ी बात यह कि अब रोपवे पे जिस तरह से फोकस केंद्र सरकार का है, उसका जिक्र नितिन गडकरी ने आज किया है। उन्होंने अगर देखें तो महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जो घोषणाएं की उसमें अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए से जो टनल है उसका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से केंद्र की सरकार ने 20,000 करोड़ की राशि करके अलग अलग टनल हिमाचल प्रदेश में बनाई है। एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल 5,000 करोड़ में बनाई जा रही है, इसका जिक्र उन्होंने किया। और 16,000 करोड़ रुपए से हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार 28 रूप में बना रही है। साथ ही साथ कुल्लू में थे, आनी में थे, तो जिक्र उन्होंने बिजली महादेव रोपवे का किया कि मंजूरी मिल चुकी है और 4 जून के बाद काम इसका जो इस रोपवे का भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जो काम कांग्रेस की सरकार 60 साल के भीतर देश भर में नहीं कर पाई, एनडीए की सरकार ने 10 साल में वो काम करके दिखाया है। और अगर 4 लेन का असर आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो चंडीगढ़ बिल्कुल नजदीक हिमाचल के हो गया है 4 लेन के कारण। और साथ ही साथ दूरी जिस तरह से घटी है, वो हिमाचल के लोगों के लिए राहत की बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। अग्निहोत्री जी राजेश, यकीनन देखिए, चुनाव का मौका है, हर कोई पार्टी, हर कोई नेता दूसरे का नुक्स निकालेगा और अपनी बात सामने रखेगा, यही दस्तूर है। लेकिन अगर 4 लेनिंग की बात हो, खैर अभी उस पर काम चला हुआ है, लेकिन जो उससे बदलाव हुआ, हाँ ये अलग है कि पिछले मानसून में हमने देखा कि वो चलिए, वो इसमें हो सकता है कि वो टेक्निक में गलती रह गई है, कुछ है, वो सुधर जाएगी। तो काम तो बहुत हुआ है। 4 लेनिंग से हिमाचल की दशा और दिशा बदलेगी, ये माना जा सकता है। हाँ, कब कैसे होता है ये अलग बात है, क्योंकि अभी बहुत सा करने को बाकी है। अच्छा राजेश, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, लगातार तीसरा दिन था राजेश, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में उनका। आज उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो वो रोज एक नया मुद्दा, बड़ा मुद्दा ला रही हैं, जनता के सामने रख रही हैं।
राजेश बताइएगा, आज बढ़ती बेरोजगारी पर उन्होंने केंद्र सरकार को ठीक घेरा है जी। बिल्कुल, देखिए कांगड़ा हमीरपुर के बाद आज मंडी संसदीय सीट पे थी प्रियंका गांधी और 2 जनसभाएं प्रियंका गांधी की आज थी। कुल्लू के ढालपुर में जनसभा थी, उसके बाद मंडी के सुंदरनगर में इनके लिए जनसभा का आयोजन किया गया। बड़ी बात यह कि जिस तरह से दोनों जनसभाओं का लबोलुआब अगर देखें तो केंद्र सरकार को घेरा है उन्होंने, हिमाचल सरकार को शाबाशी दी है प्रियंका गांधी ने, और साथ ही साथ कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट उन्होंने मांगा है। शुरुआत उन्होंने की कि बीजेपी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ कनेक्शन बताती है, उसको बनाने की कोशिश करती है, उसी अंदाज में आज कनेक्शन जोड़ा है प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी का हिमाचल के साथ, और यह कहा है कि इंदिरा गांधी को हिमाचल से विशेष लगाव रहा है और इसी लगाव के कारण हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा इंदिरा गांधी ने दिया है। उसी के साथ जिक्र उन्होंने किया हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाईएस परमार का, वीरभद्र सिंह का जिक्र उन्होंने किया, 6 बार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं, कि किस तरह से इन दोनों नेताओं ने प्रदेश को अपने विजन से आगे बढ़ाया और तरक्की पे हिमाचल प्रदेश को प्रशस्त आगे उन्होंने किया। लेकिन यहीं से देखें तो केंद्र की मोदी सरकार पे हमलावर वो हो गई और मुद्दे जिस अंदाज में कांग्रेस ने उछाले हैं उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाया है आज प्रियंका गांधी ने। अग्निवीर योजना पर फिर दोनों ही जनसभाओं में देखें तो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश उन्होंने की है कि युवाओं के साथ भद्दा मजाक केंद्र सरकार कर रही है और महज 4 साल के भीतर अगर युवाओं को रिटायर किया जा रहा है तो यह देश के युवा शक्ति के साथ सबसे बड़ा धोखा एनडीए सरकार कर रही है। इसी के तहत देखें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कर्मचारियों को ओपीएस दी है, पुरानी पेंशन बहाल की है, उसका जिक्र उन्होंने किया और साथ ही साथ यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास जो ओपीएस का पैसा है वो केंद्र सरकार बदले की भावना के तहत काम करके हिमाचल को पैसे दे नहीं रही है। महंगाई का जिक्र उन्होंने किया कि महंगाई और बेरोजगारी 2 ऐसे मुद्दे हैं, जब ये 2 मुद्दे विपक्ष उठाता है, कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को जब किसी भी जनसभा किसी भी मंच पे उठाती है तो इन दोनों मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह सिल जाते हैं। कहीं से बीजेपी का कोई भी ना तो प्रवक्ता ना राष्ट्रीय नेता इन दोनों मुद्दों पे कांग्रेस से बात तक करने को तैयार नहीं होता है। बेरोजगारी का आंकड़ा दिया कि देश भर में 70 करोड़ बेरोजगार नौजवान इस वक्त घूम रहे हैं और केंद्र की सरकार के पास इन बेरोजगारों को सही दिशा दिखाने के लिए किसी तरह का कोई भी रोड मैप योजना का अभी तैयार नहीं है। हिमाचल प्रदेश की तरफ लौटे तो उन्होंने जिस तरह से अपने मुद्दे गिनाए उसमें देखें तो कुल्लू के लिए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो कांग्रेस कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खोलेगी और साथ ही साथ बाकी अगर देखें तो वही राष्ट्रीय मुद्दे जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है, प्रियंका गांधी ने जिक्र उन तमाम मुद्दों का किया है। 10 साल के भीतर उन्होंने कहा कि अगर परिवर्तन कहीं हुआ है तो परिवर्तन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति में और विश्व की सबसे अमीर पार्टी 10 साल के भीतर बीजेपी कैसे बन गई, इसको लेकर प्रियंका गांधी मुखर होती हुई नजर आई। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल सही है, कुल्लू में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि वहाँ के लोग जब बाकी जगह खुल रहे हैं तो कुल्लू में क्यों नहीं, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जो पहले खुले हैं राजेश उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो जाए, क्योंकि बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में हमारे मरीज जाता है और फिर रेफर होता है आगे के लिए, ये हम जानते हैं, ये एक कड़वी सच्चाई भी है। पर चलिए जो भी है उस और बढ़े, पार्टियाँ बढ़ें, जिसके भी हाथ में मौका हो वो करें। और राजेश, आप ओपीएस की अभी जिक्र कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि अब आप वो बड़ी खबर भी देने वाले जो हम टाइटल में ले रखे हैं, शायद मेरे प्रश्न में ही समाहित हो आपका उत्तर। कांग्रेस के राजेश दिग्गज नेता आज हिमाचल में रहे और भी शशि थरूर साहब रहे, बिल्कुल भूपेंद्र हुड्डा रहे, पवन खेड़ा भी शायद शिमला में थे। चलो जी राजेश, उनकी ओर से क्या खबर है और बाकी स्थानों पर जी आज दोनों ही पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार कैसे चला और कहा क्या क्या गया, क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कल शाम को तो खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, बिल्कुल, तो अब तो मौका है, अब तो बिल्कुल जोरदार प्रहार होंगे। बिल्कुल जोरदार प्रहार होंगे और कल शाम 6 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, पहली को वोटिंग है। बड़ी बात यह कि एक दूसरे पे दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज लीडर इस वक्त हिमाचल में हैं, तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस वक्त प्रदेश में हैं और
जिस तरह से एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तर्क और तरीकों के साथ बात हो रही है। बात शशि थरूर की करें तो धर्मशाला में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की और इन्होंने सीधे तौर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप जड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 प्लस का नारा दे रखा है, उस नारे के पीछे देखें तो षड्यंत्र है देश के संविधान को बदलने का। 400 अगर बीजेपी के एमपी हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर किसी दूसरी पार्टी के समर्थन की संविधान बदलने के लिए जरूरत नहीं होगी, इसीलिए बीजेपी इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान हालात में देखें तो 200 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त नहीं आएंगी, जिस तरह से शशि थरूर ने यह हमला बोला है। अग्निवीर योजना का जिक्र उन्होंने किया, महंगाई को लेकर हमला उन्होंने बोला। दूसरी तरफ देखें तो पवन खेड़ा शिमला में थे, शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने आज घेरने की कोशिश की है केंद्र सरकार को और साथ ही साथ ये आरोप जड़ा है कि 10 साल के भीतर जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ी है, वो देश की बेरोजगारी दर है वो 45.4% हो गई है। और दिक्कत यह है कि पूरे देश का अगर इसी आंकड़े को देखें तो युवा आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो गए हैं बेरोजगारी के कारण, और हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बायोलॉजिकल वाले बयान पे उन्होंने हमला बोला और साथ ही साथ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इस घोटाले में असलिप्त है। अगली तरफ चले तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, क्योंकि आज थे नितिन गडकरी के साथ और सुंदरनगर में रैली थी भारतीय जनता पार्टी की, उसी रैली को देखें तो नितिन जयराम जो ठाकुर है, इन्होंने कांग्रेस पे आरोप जड़ा है कि कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। और षड्यंत्र यह है कि अभी जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने तमाम विकट परिस्थितियों के बाद कर्मचारियों 1,36,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी, उसी पुरानी पेंशन के फार्मूले को कांग्रेस बदल रही है और अभी तक का जो फार्मूला है 50% लास्ट विड्रॉन सैलरी का, उसमें कटौती करने जा रही है कांग्रेस और ये 50 की जगह 30%, 30% पेंशन ही अब कर्मचारियों को दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा फाइल तैयार कर दी गई है और ये फाइल मुख्य सचिव के पास पहुंच गई है और 4 जून के बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी, कांग्रेस की सरकार उसको एजेंडे में शामिल करके उस पर मुहर लगाएगी। तो ओपीएस को लेकर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसी को लेकर जवाब सीधे तौर पे बीजेपी ने यहां पे दिया है। आगे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, आज इन्होंने भी कांग्रेस के जिस तरह का अब तक का 15 महीने का हिमाचल प्रदेश में कार्यकाल रहा है, उसको लेकर इन्होंने हमला बोला है कांग्रेस पे। सीपीएस संजय अवस्थी आए, आज मीडिया के सामने बयान जारी किया, उन्होंने भी इलेक्टोरल जो बॉन्ड घोटाला हुआ है उसका जिक्र किया और साथ ही साथ आरोप जड़ा कि किस तरह से एक स्थिर सरकार को पूरी तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के साथ और मिशन लोटस पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में फेल होकर रह गया। तो इस तरह से देखें तो बयानबाजी के जरिए एक दूसरे को बैकफुट पे लाने की दोनों राजनीतिक दल भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अग्निहोत्री, क्या बात है राजेश, आपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से बताया आज पूरे प्रदेश का हाल एक ही प्रश्न के उत्तर में। बहुत बढ़िया राजेश, जहाँ तक ओपीएस की बात है, हिमाचल में सरकारी कर्मचारी पूर्व या वर्तमान, वो एक बड़ा फैक्टर है। कम जनसंख्या है और अनुपात देखें अगर सरकारी कर्मचारियों का या फिर रिटायर्ड्स का तो बहुत ज़्यादा है। उनके परिवार को लोगों को जोड़िए तो लगभग 20% वोट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है एक ही तरफ। और ये भी सब मानते हैं, इसमें कोई छुपा तथ्य नहीं है कि वर्तमान में जो कांग्रेस की प्रदेश सरकार है वो कर्मचारियों की वजह उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। ओपीएस के लिए उन्होंने वोट दिया है। अब जयराम ठाकुर साहब ने बयान पहली बार नहीं दिया, शायद एक बार पहले भी राजेश ने कहा था कि ऐसी फाइल तैयार हो रही है। अब उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा है। राजेश चलिए अगर मान लेते हैं कि इसमें कोई सच्चाई भी है तो क्या कांग्रेस इतना रिस्क लेना चाहेगी, कोई सरकार इतना रिस्क लेना चाहेगी? क्योंकि फिर बाकी भी बहुत सारा कुछ है ना, फिर जो एनपीएससीए था है ना, उनके नेताओं को जवाब देना होगा या बाकी कुछ होगा। तो लगता है कि चलिए ये भविष्य की गिरफ्त में बातें हैं, लेकिन इसमें किंतु परंतु बहुत जुड़े हुए हैं क्योंकि इसमें लाभ और हानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी किसी भी तरफ से आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं राजेश। हिमाचल में हर गुजरता हुआ दिन, या ऐसे कहें कि हर नया दिन गुजरे हुए दिन से ज़्यादा गर्म हो रहा है। हमें लगता है कि बस ये लिमिट है क्योंकि उससे ज़्यादा गर्मी हमने देखी नहीं थी। और अगर ये बात हम देखें तो ये चीज़ जो है वो 4-5 दिन पहले पूरी हो चुकी है, जितनी गर्मी हमने हिमाचल में रहते हुए देखी थी।
लेकिन निरंतर आज भी ऐसा ही है। आज जो है वो पिछले कल से ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है राजेश। अब आप बताएंगे कि ये सही बात है या फीलिंग ही होती है, क्योंकि दीवारें ही ठंडी नहीं हो पा रही हैं। दीवारें गर्म हैं, दिन में बहुत गर्म है, रात को सुबह जब होती है तो कम गर्म होती है और सूरज फिर निकल आता है। राजेश, दूसरी ओर जंगलों की आग है। बिल्कुल, ज़रा बताइएगा आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या आपके पास अपडेट है जल्दी से? बिल्कुल, देखिए प्रचंड गर्मी के साथ जिस तरह से जंगल सुलग रहे हैं, परेशानी तो हिमाचल की है, लेकिन तापमान से शुरुआत करते हैं। आज जिस तरह से जिस अंदाज में तापमान बढ़ा है वो डराने वाला है, और उसी को देखें तो 46 डिग्री सेल्सियस के पार ऊना जिला का टेम्परेचर आज पहुंच गया है। तो ये अगर देखें अलार्मिंग सिचुएशन में हिमाचल प्रदेश है, और लू जिस तरह के आसार मौसम विभाग ने जताए थे उसी अंदाज में हिमाचल प्रदेश में लू चल रही है। लू का असर यह हुआ है कि 3 जिलों की अभी तक रिपोर्ट हमारे पास है, जिसमें कांगड़ा है, जिसमें हमीरपुर है और जिसमें बिलासपुर है। शुरुआत कांगड़ा से करें तो कांगड़ा जिला में स्कूल बंद कर दिए हैं, प्रशासन ने आदेश जारी हो गए हैं। 31 मई तक कांगड़ा जिला के तमाम स्कूल बंद रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी स्कूल में नहीं होगी, किसी तरह के इसके आदेश जारी हो गए हैं। और पहली को क्योंकि वोटिंग की छुट्टी है और 2 को संडे है, तो कांगड़ा जिला में सोमवार को स्कूल अब लगने वाले हैं। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर जिला में 4 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, इसके आदेश आज जारी हो गए हैं। असर यही है कि मौसम के कारण या गर्मी के कारण तापमान जिस अंदाज से बढ़ रहा है उसी को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। अभी ताजा आदेशों को देखें तो शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक की तरफ से बिलासपुर की जिला में आदेश जारी हो गए हैं, और इन आदेशों के तहत 30 और 31 मई को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 2 दिन की आगे वही है, क्योंकि पहली को फिर छुट्टी है और आगे संडे है, तो कुल मिला के 4 दिन ये स्कूल बंद रहेंगे। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले ले रहे हैं अपने स्तर पे, उसी को देखें तो जिस अंदाज में गर्मी बढ़ी है वो चौंकाने वाले इस वक्त सामने फिगर आंकड़े या तापमान के जो आंकड़े हैं हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सबसे बीच गर्मी से अलग देखें तो जुड़ा इसी से मसला है, क्योंकि जंगल हिमाचल प्रदेश के लगातार सुलग रहे हैं। पिछले कल भी भयंकर अग्निकांड हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए थे, आज भी उसी अंदाज में अग्निकांड हुए हैं। और धर्मपुर, सोलन, अगर 4 जिलों का जिक्र करें, हमीरपुर, सोलन, शिमला और कांगड़ा, यहां पे इस वक्त जंगलों में भीषण आग लगी है। 2 जगह पे हालत खराब है। 2 जगह पे अगर देखें तो हमीरपुर में जंगल की आग के धुएं के कारण दम घुटने से एक महिला की 54 साल की महिला की मौत हो गई। और इसके बाद अगर देखें तो बिलासपुर जिला के भराड़ी के तहत एक समला गांव है, यहां का एक 90 साल का सेवानिवृत्त जो शिक्षक है वो आग बुझाते जिंदा आग में जल गए। तो 2 जगह देखें जिस तरह के अग्निकांड हुए हैं। पिछले कल हमने देखा कि सोलन के धर्मपुर में मकान तक इसमें राख हो गए थे। तो जंगल की आग हिमाचल प्रदेश को डराने लगी है। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल आपने जो कहा, जो हमीरपुर का हादसा है, बिल्कुल बाबा बालकनाथ च्युतियोड़सित का टेम्पल है, मंदिर है ना जी, श्रद्धा स्थल है, उसके करीब ही है, एक जगह है। हम जानते हैं सारा एरिया चीड़ों से घिरा है। वही हाल बिलासपुर जिला के भराड़ी का है, जो आप जानते हैं घुमारवीं की एक तरफ को है। तो जी ये सारी घटनाक्रम राजेश, अब उम्मीद यही है कि कुछ अब इससे ज़्यादा परीक्षा नहीं लगा भगवान, क्योंकि देखिए हम कभी जब हिमाचल में रहते हुए सुनते थे कि 43 डिग्री टेम्परेचर है जी कहीं पे, या 44, तो हम सोचते हे भगवान इतने टेम्परेचर में लोग रह कैसे लेते हैं। 46। अब हम 46 में रह रहे हैं, और फिर हमें पता लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है। कुछ उम्मीद है राजेश, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक देखें तो एक हल्की सी झलक आज देखने को मिली थी, जब सुबह हालांकि खिली धूप के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद दोपहर को अचानक आसमान में बादल मंडराने लगे, तो लगने लगा कि कहीं परिवर्तन मौसम में होता हुआ अब नजर आएगा। लेकिन कल से जिस तरह का फोरकास्ट है, कल से पूरी तरह से बदलाव हिमाचल प्रदेश के मौसम में होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएंगी कल से, और फिर असर इसका 3 दिन दिखेगा हिमाचल प्रदेश में। 31 मई, 1 जून और 2 जून को प्रदेश भर में बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है, और 1 जून को अंधड़ चलने के साथ साथ ओलावृष्टि तक के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो मौसम में बदलाव तय है अग्निहोत्री जी, कल से परिवर्तन हो रहा है। जी राजेश, उम्मीद यही रहेगी कि सुबह ही बादल हो जाएं। अगर दिन में बारिश धूप खिली और बादल शाम को हुए तो कल फिर रात जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला फंडा। चलिए खैर, 29 मई 2023 है। आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। शुरुआत भारत से करते हैं। 1968, दारा सिंह जी, हम जानते हैं हनुमान जी के रूप में हमने उनको देखा रामायण में, है ना जी, रामानंद सागर की रामायण जब हम, है ना,
उसके अतिरिक्त बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया, बहुत अच्छे इंसान भी और बहुत ही बड़े पहलवान। कितने बड़े आज बता रहा हूँ मेरा देश। आज के दिन क्या हुआ था, दारा सिंह जी ने 1968 की बात है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बने थे ये। अमेरिका के लोथेस इनको हराया था इन्होंने और वर्ल्ड चैंपियन बने थे ये। अच्छा चलिए ये बात होगी आज के। 1983 में रिटायर हुए थे कुश्ती में। फिल्मों में ये शुरू से ही काम कर रहे थे, जब से कुश्ती कर रहे थे। 52 में फिल्मों में आगे थे, बताते हैं, है ना, वो सिकंदर और सिकंदर महान साथ। रजिश 500 से अधिक इन्होंने कुश्तियाँ लड़ी, मैच खेले। उसमें इनका फिर रहा क्या, वो रेशो होता है ना जीत और हार का। हार का रेशो मैं बताता हूँ, 0। कोई फाइट नहीं हारे दारा सिंह पूरे जीवन में, यही। और देखिए WWE ने इनकी मृत्यु के 6 साल बाद, 12 जुलाई 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। 6 साल बाद इनको हॉल ऑफ फेम में रखा, मतलब ये अमर हो गए उसमें, एक तरह से रिकॉर्ड पे आ गए। जी बिल्कुल, रेसलिंग के लिए दारा सिंह जी, उनकी स्मृति को सलाम। 1905 राजेश बैटल ऑफ सुशिमा हुई थी। वैसे सुशिमा की स्पेलिंग के आगे टी भी है, यहाँ पे टी साइलेंट है ना जी, वही जैसे कि आप ये समझिए कि सुनामी में होता है वैसे ही। आज के दिन ये जंग खत्म हो गई थी। 27 से शुरुआत हुई थी, 28 और 29 को इसका फैसला हो गया। देखिए ये हो क्या रहा था राजेश, रूसो जापानीज वॉर चली हुई थी। एक तरफ इंपीरियल रूस था, उसकी फौजें थी, दूसरी ओर जापान की आर्मी थी। अब साइज आप दोनों का जानते हैं। मैदान जंग क्या था, मैदान जंग था, अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरफ था सी ऑफ जापान, साउथ कोरिया, ये जो है आपके, ये जो मैं अभी बात कर रहा था, सुशिमा जो स्टेट है वो, और पैसिफिक ओशन, मतलब लड़ाई ज़्यादातर समुद्री थी। आज के दिन क्या हुआ, जापान इस लड़ाई को जीत जाता है। स्टेट हम जानते हैं, स्टेट एक ऐसी जगह होती है, ये स्टूडेंट्स जो हमारे मित्र होते हैं देख रहे होते हैं, स्टेट वो पानी में जगह होती है जो एक सी को, एक सागर को पतले गलियारे के जरिए महासागर से जोड़ती है। तो ये आप ढूंढिएगा मैप पे कि कहाँ है ये सुशिमा, ये जो स्टेट है यहाँ पे। राजेश जब जापान, अब अच्छा पता कैसे लगा कि कौन जीता कौन हारा। राजेश जापान की ओर से 117 सैनिक मारे गए इन 3 दिनों में, 583 जख्मी हुए। 3 इनके टॉर्पीडो, जो बोट थी जिससे टॉर्पीडो छोड़ा जाता था, वो डूब के गई। अब आप रशिया का नुकसान देखिए, 5045 इनके सैनिक शहीद हुए, 803 जख्मी हुए। राजेश 6016 लोगों को बंदी बना लिया गया इनके सैनिकों को जापान ने, और साथ ही साथ छोटे बड़े 25 जहाज़ डूबे, और इतने ही लगभग इनके जहाज पकड़ लिए गए, सीज कर लिए, डिसआर्म कर दिए गए। एक क्लियर कट विक्ट्री मिली थी जापान को। इतना छोटा सा जापान साइज में और इतना बड़ा रूस जो यूरोप से लेके कहाँ तक आता है। तो जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1953 की बात करते हैं। पूरी दुनिया के लिए चुनौती थी कुदरत की एक रचना, माउंट एवरेस्ट। कोई नहीं चढ़ पाता था। कई बार एक तो थे 1925 में ना, जो ऐसा लगता है जो उनका वो मिला नहीं कैमरा, बाद में थोड़ा सा नीचे मिले थे शायद वो, अगर उनका कैमरा मिल जाए बोलते हैं तो, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पर अभी तक जो है। आज ही के दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था इंसान ने। कौन थे करने वाले जी, सर एडमंड हिलेरी थे, न्यूजीलैंड के। सर की उपाधि उनको बाद में दी गई थी। और साथ में थे नेपाली भारतीय मूल के शेरपा तेंजिंग नोरगे साहब। आप दोनों की तस्वीर देख रहे हैं। आज के दिन ये शुरुआत हुई थी। हाँ, अब अलग बात है कि अब ये इतनी इस जगह पे ये भीड़ बढ़ गई है कि अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 200 लोग पहुंच गए थे, शायद 2-3 दिन पहले ही। हर साल अब ये होने लग पड़ा है, जो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप उतरिए, हमें भी चोटी पे पहुंचना है जाकर। तो इतना ईजी हो गया है आज तक अब यहाँ पे पहुँचना, फैसिलिटीज़ इतनी हैं। हाँ, कंचनजंगा अभी भी मुश्किल है वहाँ पे, है ना जी, वो 2-1 का रेशो अभी भी चलता है। 3 जाएंगे तो 2 वापस आएंगे। चलिए जी, ये अलग बात है। नातिक गुलावटी साहब है, इनकी एक गज़ल राजेश चलते हुए। नहीं रुकता तो जा खुदा हाफिज, नहीं रुकता तो जा खुदा हाफिज, ए दिले मुब्तला खुदा हाफिज, ए दिले मुब्तला खुदा हाफिज। आई होगी तो मौत आएगी, आई होगी तो मौत आएगी, तुम तो जाओ मेरा खुदा हाफिज, तुम तो जाओ मेरा खुदा हाफिज। हम चले रहने आरज़ू होकर, हम चले रहने आरज़ू होकर, दिले बेमुद्दा खुदा हाफिज, दिले बेमुद्दा खुदा हाफिज। एक काफिर की है नज़र दिल पर,
एक काफिर की है नज़र दिल पर मेरे ईमान का खुदा हाफिज, मेरे ईमान का खुदा हाफिज। आखिरी शेर देखिएगा, बस खुदा याद आ गया नातिक, बस खुदा याद आ गया नातिक, जब वो कहकर चला, जब वो कहकर चला खुदा हाफिज। क्या बात, जब वो कहकर चला खुदा हाफिज। नातिक साहब की गज़ल राधेश। और अब अनुमति लेनी हो मुझे। बिल्कुल, तो इसी गज़ल के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक नमस्कार। नमस्कार।